Hello everyone. We are about to start with the mock test paper, the November series launched by ICAI, the test series of November 2023. हम लॉ डिस्कस करने लगे हैं. इसमें पहला क्वेश्चन is set to be compulsory, and since they have been forming the same format, you have to attempt 4 questions out of the rest 5. So we are beginning up with the first question. They say, Mr. Ayush principal है मॉडर्न पब्लिक स्कूल में, उसको 2000 पैकेट ऑफ बिस्किट्स चाहिए टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट्स इन हिज स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. फॉर दिस पर्पस उसने एक बिस्किट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया और आयुष ने वर्कशॉप विजिट करी और क्वालिटी ऑफ बिस्किट्स देख के वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ. He also found कि वहां पे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ बिस्किट्स थी जो कि वहां पे मैन्युफैक्चर होती थी. उसने 2000 पैक्स ऑफ बिस्किट ऑर्डर कर दिए. जब आप खुद बोल रहे हो कि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ बिस्किट्स है, तो फिर आपने जब यहाँ पे 2000 पैक्स ऑर्डर किए हैं, आपको यहाँ पे बताना चाहिए था कौन से. यहाँ पे क्वालिटी, कौन से क्वालिटी वाले बिस्किट आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया आगे. और उसने टोकन मनी दे दी, बट ही डिड नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ द बिस्किट्स ही नीडेड. इसका मतलब जब क्लियरली मेंशन्ड है कि उसने बिजनेस मेंशन नहीं किया कि कौन से कैटेगरी ऑफ बिस्किट्स चाहिए, इसका मतलब है मीनिंग अनसर्टन. और आपका सेक्शन 29 बोलता है that if the meaning is uncertain, the agreement is said to be void. तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1A है, जो आपका MTP का क्वेश्चन नंबर 1A है, सबसे पहले तो ये सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस है. टॉपिक कौन सा है? मीनिंग अनसर्टन का. मीनिंग अनसर्टन का, जिसमें कि हम पढ़ते हैं मीनिंग अनसर्टन है, देयरफॉर इट इज वॉइड एग्रीमेंट. जबकि बोला क्या जाता है कि जो मीनिंग होता है वो इज इक्वल टू सर्टन होना चाहिए. जो मीनिंग है वो सर्टन होना चाहिए, नॉट वेग होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए. अगर किसी एग्रीमेंट का मीनिंग अनसर्टन है तो हम कंसिडर करेंगे कि वो एक वॉइड एग्रीमेंट है. यहां पे आप मेंशन करोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन केस. पहले आप सेक्शन 29 को रेफर करोगे, 29 की डिटेलिंग देने के बाद अकॉर्डिंग टू द केस लिखोगे. आप अकॉर्डिंग टू द केस में मेंशन करोगे कि अकॉर्डिंग टू द गिवन केस आयुष placed orders of 2000 packs of biscuits, but he did not specify the category, which shows that the meaning of the contract is uncertain. On the basis of above provision, जो एग्रीमेंट है उसको हम एनफोर्सिएबल कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसने कैटेगरी ऑफ बिस्किट्स को मेंशन नहीं किया है. दैट इज वाई जो भी कंपनी है युगराज बिस्किट कंपनी, इट इज नॉट लायबल under the Indian Contract Act 1872. This is your first answer. Moving on to the next question. Next में वो बोल रहे हैं कि जो प्रशांत है, इट्स अ पब्लिक कंपनी, प्रशांत इंफ्रा हाइट लिमिटेड, 215 मेंबर है. ओके, इन 215 में से 20 मेंबर्स इंप्लॉई हैं कंपनी के 1 जून 2021 से लेके 30 जून 2023 तक. ओके, वो ऑलरेडी इंप्लॉई हैं और ये 215 में इंक्लूडेड है. दे वर अलॉटेड शेयर्स इन द प्रशांत ऑन 1 अप्रैल 2017. ओके, मतलब पहले शेयर होल्डर है, मतलब इनके पास ये शेयर होल्डर बने हैं 1 अप्रैल
2017 में, और ये शेयर हेल्ड बाय देम है 31 अक्टूबर 2023 तक ये शेयर्स इनके पास है। अगर आप ध्यान से देखो, शेयर्स एक्वायर करने के बाद इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को एक्वायर किया, शेयर्स एक्वायर करने के बाद इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को एक्वायर किया है। देखो, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट की डेट उन्होंने दी है यहाँ पे 1 जून 2021 से लेके 30 जून 2023, वो 2017 और 2023 के बीच में फॉल करती है। ठीक है, जो ये डेट है वो इस इधर मिड में आती है। इसका मतलब है पहले ये शेयर होल्डर पहले से हैं और बाद में एम्प्लॉयमेंट में आ गए हैं, मतलब दे आर इज इक्वल टू एम्प्लॉय, दे आर इज इक्वल टू एम्प्लॉय। आगे अब एम्प्लॉय है, बट जब इन्होंने मेंबरशिप एक्वायर करी थी तब ये एम्प्लॉय नहीं थे, इसीलिए इनको, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वर्ड साथ में कनेक्ट हो गया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वर्ड साथ में कनेक्ट हो गया, तो जो एम्प्लॉयमेंट में होता है, जो एम्प्लॉय है पहले से एम्प्लॉय है, बाद में शेयर एक्वायर किए हैं। याद करो मेरे वर्ड्स, 2 क्लॉज 68 क्या बोलता था, जो पहले से एम्प्लॉय है बाद में शेयर एक्वायर किए हैं तो उसको हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते थे। आप एम्प्लॉय हो, आप एम्प्लॉयमेंट को छोड़ चुके हो, अगर आपने शेयर सेल कर दिए तो भी आप काउंट नहीं होते थे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आई, यहां पे आप पहले शेयर होल्डर हो, बाद में आप एम्प्लॉयमेंट में आए हो। दैट इज द रीजन कि इस चीज को कंसिडर करते हुए आप 215 की लिमिट को बढ़ा रहे हो, आपको 215 की लिमिट को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको इज इक्वल टू मेंबर्स कंसिडर किया जाएगा, दे आर मेंबर्स। वाई? ध्यान देना है, ध्यान देना है, पहले एम्प्लॉय हो बाद में शेयर होल्डर बने हो तो 200 की लिस्ट में नहीं आते, लेकिन अगर पहले शेयर होल्डर हो बाद में एम्प्लॉय बने हो तो आपको 200 की लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। वो बोल रहे हैं कि ये अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 क्लॉज 68 लग गया। 2 क्लॉज 68 कहता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन कितनी होती है, 200, लेकिन उसमें ये 15 मेंबर वो हैं, सॉरी 215 में से 20 मेंबर वो हैं जो ऑलरेडी मेंबर्स की लिस्ट में इंक्लूड हो रहे हैं। तो यू नीड टू रिड्यूस योर मेंबर्स टू 200 टू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी। आई एम रिकॉलिंग इट, अगर आप पहले एम्प्लॉय होते हो बाद में शेयर होल्डर बनते हो तो आप 200 की लिमिट में काउंट नहीं होते, लेकिन अगर आप पहले से शेयर होल्डर हो एम्प्लॉय बाद में बने हो तो आपको लिमिट में काउंट किया जाएगा। तो आप 20 मेंबर्स हमारी 215 की लिमिट को बढ़ा रहे हो, इसीलिए हमारे को मेंबर्स को रिड्यूस करके उसको 200 की लिमिट में लाना पड़ेगा। सेक्शन कौन सा रेफर होगा? 2 क्लॉज 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क प्राइमा फेसी passes with property. It's a direct question of section number 26 of the Sales of गुड्स एक्ट 1930। यहां पे वो बोल रहे हैं रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, इलैबोरेट द कंटेक्स्ट। यहां पे हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, हमें पता है कि रिस्क प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर होता है, लेकिन आप रिटर्न एग्रीमेंट करके इस सिचुएशन को बदल सकते हो। दैट इज द रीजन ऐसा क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होगा अनलेस अदरवाइज एग्रीड वर्ड के साथ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, बाकी आप सारा सेम लिखोगे कि द गुड्स रिमेन्स एट द सेलर्स रिस्क until the property gets transferred from seller to buyer. If, फिर डिले का पॉइंट था, याद करो, जिसकी वजह से डिले होता है उसको उसके सर्कमस्टांसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो अगर डिले हुआ है बायर की वजह से या सेलर की वजह से, तो जो भी पार्टी एट फॉल्ट है उसको वो डिले का रिस्क बेयर
करना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 26 में कुछ और गिवन नहीं है। ठीक है, आगे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। अगर आपको याद हो, नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड में सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 62। 62 में हमारे पास 3 चीजें आती हैं। एक आता है नोवेशन, एक आता है रिसिशन, एक आता है ऑल्टरेशन। 3 तो यहीं से कवर हो गए। नोवेशन का मतलब होता है सेम पार्टी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट पार्टी सेम कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो सब्सटीट्यूट हो के कॉन्ट्रैक्ट बना है उसको परफॉर्म करना है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। रिसिशन का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हो, नया कॉन्ट्रैक्ट लाइमलाइट में आया ही नहीं, तो पुराना वाला नीड नॉट टू बी परफॉर्म में चला गया। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है ना ही पार्टीज बदलेंगी ना ही कॉन्ट्रैक्ट बदलेगा, स्मॉल टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज होगा विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो जो ऑल्टर्ड वर्जन है दैट नीड टू बी परफॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। जो जिसको आपने ऑल्टर किया है वो नीड नॉट टू बी परफॉर्म की कैटेगरी में चला जाएगा। देन हमने और कौन सा पॉइंट इसके अंदर कवर किया हुआ है, अगर आपको याद हो 63 में आपने कवर किया हुआ है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग लेसर देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड। तो हम वहां पे बोलेंगे अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम फॉर परफॉर्मेंस दिया है, आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश एक्सेप्ट किया है, आपने लेसर देन द अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है, तो रिमिशन हो जाएगा। तो जब रिमिशन होगा तो ओरिजिनल जितनी वर्थ का कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेवर। यहां पे वेवर के केस में क्या होता था, जो सुपीरियर राइट है वो इंफीरियर राइट को फिनिश कर देता है। जब सुपीरियर राइट इंफीरियर राइट को फिनिश कर देता है, जिसको कि हम मर्जर भी बोलते हैं, तो जो इंफीरियर राइट होता है उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी 5 पॉइंट वहां से पिक कर सकते हो। ये जो टॉपिक है ये हमने कहां पे किया हुआ है, हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक किया था। उसके नीचे हमने टॉपिक किया था कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। उसमें से आप 62 के 3 पॉइंट्स यानी कि नोवेशन, रिसिशन, ऑल्ट्रेशन उठा सकते हो, रिमिशन उठा सकते हो 63, साथ में आप मर्जर भी उठा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने 2 भी दिया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है जी, एलएलपी और कंपनी में डिफरेंस बताओ। सिंस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, तो आई वुड सजेस्ट कि 5 से ज्यादा के डिफरेंसेस दो। मोर ओवर जब भी क्वेश्चन डिफरेंस के रिलेटेड आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बेसिस दिए हो। सबसे पहले आ जाएगा बेसिस एक्ट का, रेगुलेटिंग एक्ट का। एलएलपी के ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 लगेगा और कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। एलएलपी के जो पर्सन्स है दे आर कॉल्ड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। कंपनी के जो पर्सन्स होते हैं दे आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ कंपनी। और जो मैनेज करता है दे आर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एलएलपी को जो मैनेज करता है दे आर कॉल्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है जी, आगे जो इंटरनल गवर्नेंस है एलएलपी की, वो गवर्न की जाती है बाय एलएलपीए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और जो कंपनी है, कंपनी की जो इंटरनल गवर्नेंस है वो लीड की जाती है वाया एमओए एंड एओए के थ्रू। एलएलपी चलती है एलएलपी ए के हिसाब से, कंपनी चलती है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के हिसाब से। ठीक है, फिर और क्या डिफरेंस आ जाएगा, नेम बेसिस। एलएलपी के पीछे जो भी एलएलपी का नाम है उसके पीछे एलएलपी साथ में आएगा। कंपनी के केस में अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो पीछे पीवीटी लिमिटेड आएगा, पब्लिक है तो लिमिटेड आएगा, ओपीसी है तो ओपीसी आएगा, एज द केस में बी। ठीक है जी, उसके बाद एलएलपी के केस में मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट कितनी है, 200 की। ठीक है जी, एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन बाकी के पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी के केस में डिपेंड करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है कि अनलिमिटेड कंपनी है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि लायबिलिटी लिमिटेड होगी कि लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो एलएलपी में डायरेक्टर्स नहीं होते, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। और कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को लीड करते हैं।
इस तरीके से आप 7 to 8 डिफरेंसेस मिनिमम यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड ए. इट इज a 6-mark question. Indian Partnership Act does not make registration of the firm compulsory. Okay जी. Does not impose any penalty. हमने पढ़ा है कि इंडियन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, आपकी चॉइस है, बट यू हैव टू गो थ्रू सर्टन सर्कमस्टांसेस अगर आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाते. उन्होंने आपसे पूछा है इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट डिस्कस. पहले देखो क्वेश्चंस कितने पूछे हुए हैं इसमें. पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स अनअफेक्टेड, इसका मतलब है कौन सी चीजों पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता अगर हम रजिस्ट्रेशन ना भी करवाएं तो. अगर आपको याद हो आपके मॉड्यूल में डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है ये पहला. पहले हम बात करते हैं कौन से कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे. पहला कॉन्सिक्वेंसेज ये है फर्म आउटसाइडर को स्यू नहीं कर सकती. सेकेंड कॉन्सिक्वेंस पार्टनर पार्टनर को स्यू नहीं कर सकता. पार्टनर को स्यू नहीं कर सकता. आगे एग्रीव्ड पार्टी पार्टनर के प्रति, एग्रीव्ड पार्टनर के प्रति कोई भी केस नहीं कर सकता. एग्रीव्ड पार्टनर के प्रति कोई केस नहीं कर सकता. एग्रीव्ड पार्टनर फर्म के प्रति कोई केस नहीं कर सकता. लेकिन आप कौन सी चीजें कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉट रजिस्टर्ड. पहला, थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकती है, मतलब थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म को स्यू कर सकती है. देन कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन क्लेम कर सकता है. कोई भी इंसॉल्वेंट पार्टनर का ऑफिशियल असाइनी अपना हिस्सा क्लेम कर सकता है. कोई भी डिसीज्ड पार्टनर का लीगल एग्जीक्यूटर अपना हिस्सा क्लेम कर सकता है. ठीक है. इसके अलावा और कौन सा पॉइंट रह गया. हाँ, कोई भी प्रोसीडिंग्स जो आपकी चल रही है, प्रोसीडिंग्स मान लो डेथ के प्रति आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे नहीं दिए या इंसॉल्वेंसी के प्रति आपने ऑफिशियल रिसीवर को पैसे नहीं दिए, तो उनके पास राइट है कि वो क्लेम करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं. तो ये सब चीजें आपके सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स, इन सब चीजों का रजिस्ट्रेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे क्वेश्चन को. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. एक में आप कॉन्सिक्वेंसेस दोगे और दूसरे वाले में आप नॉन रजिस्ट्रेशन का कंटेंट दो. ठीक है जी. आगे चलते हैं, थर्ड के बी में आते हैं. थर्ड के बी में हमारे पास आ जाता है छोटू 17 ईयर्स का है और छोटू ने परचेज किया है 25,000 का मोबाइल. ध्यान देना है, चलो आजकल मोबाइल भी नेसेसरी है, बट अगर वो 17 ईयर्स का है तो हम मोबाइल को नेसेसरी नहीं मानते, लेकिन यहां पे मानना पड़ेगा क्योंकि साथ में कनेक्टेड उन्होंने दे दिया अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए. ठीक है. लेकिन उसने लिया कैसे है, क्रेडिट पे. आगे, ऑन द ड्यू डेट he did not make the payment of mobile. ठीक है. मोबाइल कंपनी ने सू किया छोटू को. देखो जी, सिंस आपने लिख दिया है कि ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, तो ऑनलाइन क्लासेस का मतलब है हम बोलेंगे नेसेसरीज. यहां पे पॉइंट क्या आ जाएगा, पहले आप मेंशन करोगे माइनर इनकम्पिटेंट पार्टी होता है, सेक्शन आप लगा दोगे 11, माइनर इनकम्पिटेंट पार्टी है, माइनर के साथ हर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, ये आप स्टार्टिंग करोगे. उसके बाद आप मेंशन करोगे कि माइनर लायबल होता है वाया पॉसी कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 68 फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू हिम. उसके बाद आप मेंशन करोगे उसके लिए माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, माइनर की एस्टेट लायबल होती है. अब जैसे कि वो बोल रहे हैं 25,000 का फोन लिया है, लेकिन माइनर की एस्टेट कितने की पड़ी है, उसके पास सिर्फ 15,000 रुपए की, तो एसेट 15,000 की है ना, तो मोबाइल कंपनी वाले उसकी एस्टेट यानी कि 15,000 लायबल कंसिडर कर सकते हैं, बाकी का 10,000 मोबाइल कंपनी को लॉस बेयर करना पड़ेगा. दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि मोबाइल कंपनी ने स्यू किसको किया था, छोटू को और उसके पेरेंट्स को. भाई, फॉर द एक्ट्स ऑफ माइनर
guardian are not held to be liable until and unless minor is acting as an agent. और यहां पे पूरे एग्जांपल में कहीं पे भी एजेंट या प्रिंसिपल का लॉजिक नहीं दिया। तो कंसिडरिंग नटशेल करते हुए पहला कंटेंट, पहले आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले आप रेफर करोगे सेक्शन 11, उसके थ्रू बताओगे माइनर इनकेपेबल है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। फिर आप मेंशन करोगे 68, इसमें आप कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक दोगे नेसेसरीज के साथ, वहां पे आप मेंशन करोगे कि माइनर की एस्टेट लायबल होती है। उसके बाद आप एक नोट दोगे जिसमें आप मेंशन करोगे कि माइनर के एक्ट के लिए पेरेंट्स लायबल, गार्डियन लायबल नहीं होते until and unless minor is acting as an agent to his guardian। ठीक है, और उसके बाद आप जाके एज पर केस लिखोगे। एज पर केस में आप मेंशन करोगे कि सिंस छोटू was 17 years old, therefore he is a minor since he bought a mobile for online classes which shows that it is a necessary, so he will be held liable for worth rupees 15,000 in his cash balance towards the mobile company, as his estate can be held liable for the necessaries supplied to the minor, but he and his parents cannot be held personally liable। तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मोर ओवर मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसको केस स्टडी के फॉर्मेट में करना चाहिए। अगर आप इसको केस स्टडी के फॉर्मेट में कर रहे हो तो आप पॉइंट डिसाइडेड में मेंशन करोगे माइनर लायबल इन केस ऑफ नेसेसरीज, ब्रैकेट में लिखोगे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन रेफर करोगे 1168। फैक्ट्स एज पर प्रोविजन एज पर लॉ में 11 और 68 और नोट को एक्सप्लेन किया। एज पर केस मैंने आपको बता दिया। लास्ट में कंक्लूजन आना था माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल, छोटूज एस्टेट ऑफ 15,000 विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है जी, आगे चलते हुए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ का ए पार्ट आता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इन कंटेक्स्ट टू द रीसेल ऑफ गुड्स। सिर्फ राइट ऑफ अनपेड सेलर पूछा है और वो भी सिर्फ रीसेल का पूछा है। इसका मतलब सिर्फ सेक्शन 54 पूछा है उन्होंने और उन्होंने कुछ नहीं पूछा। ठीक है जी, क्या कहते हैं इसमें 54 में सबसे पहले आ गया अनपेड सेलर। 54 में सबसे पहले आ गया अनपेड सेलर। ठीक है, 54 में हमारे पास आ गया अनपेड सेलर। पहले आप बताओगे कि अनपेड सेलर कौन होता है। अनपेड सेलर के केस में आप बताओगे कि अनपेड सेलर एक वो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको पेमेंट नहीं मिली, चाहे लास्ट पेनी ऑफ रुपी ना मिली हो अगर कैश में पेमेंट हुई है, और अगर उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में पेमेंट हुई थी तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो चुका है। आप बोलोगे मैम जब क्वेश्चन राइट ऑफ अनपेड सेलर का है तो फिर आप अनपेड सेलर को पहले एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, बिकॉज मैंने यहां पे देखा है क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे पहले अनपेड सेलर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप राइट टू रीसेल 54 के साथ कनेक्ट करोगे। अनपेड सेलर पहले एक्सप्लेन करके 54 के साथ कनेक्ट किया आपने रीसेल। रीसेल में आप बताओगे कि अगर तो दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे कि डिपेंड करता है गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं कि नहीं। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो रीसेल करने से पहले आपको नोटिस देने की कोई भी जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट रीसेल कर सकते हो। लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है तो नोटिस देना मैंडेटरी हो जाता है। नोटिस देना मैंडेटरी है। अगर आप नोटिस दे के बेचते हो तो जो प्रॉफिट है वो अनपेड सेलर का, जो लॉस है वो बायर को बेयर करना पड़ेगा। बट अगर आप नॉन पेरिशेबल गुड्स के केस में नोटिस नहीं देते हो तो फिर प्रॉफिट बायर का और लॉस सेलर को सेल्फ बेयर करना पड़ जाता है सेक्शन 54 में। तो यहां पे आप पहले अनपेड सेलर को एक्सप्लेन करके फिर 54 में रीसेल को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है जी, इस तरीके से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ये अनपेड सेलर का क्वेश्चन है आपका राइट ऑफ रीसेल का, इसमें आप ये भी बताओगे
कि जो अनपेड सेलर है, क्या उस अनपेड सेलर ने कोई और राइट रिजर्व किया हुआ था? अगर रीसेल कब कब आता है? एक तो तब आता है जब पेरिशेबल गुड्स का बता दिया, नॉन पेरिशेबल गुड्स का बता दिया, ठीक है। तीसरा कंटेंट याद करो, जब आप राइट ऑफ लियन लगाते हो, लियन लगा के कितनी देर तक सामान अपने पास रखोगे? एट दी एंड आपको भी तो गोडाउन रेंट या गोडाउन चार्जेस पड़ रहे होंगे। आप लियन क्यों क्रिएट करते हो कि ये मेरे को पे कर दे, तेरे सामान पे कब्जा। बट अगर वो बंदा ढीठ है और वो आपकी पेमेंट नहीं कर रहा, तो आप उसको भी तो इन्फॉर्म करोगे ना, ठीक है भाई बहुत देर लियन लगा दिया, सिंस यू आर नॉट पेइंग मी, तो मैं तेरे सामान को रीसेल करने लगा हूं। तो पहला कंटेंट आप दोगे कि रीसेल पेरिशेबल नेचर में नोटिस नहीं चाहिए। दूसरा दोगे पेरिशेबल, अगर नॉन पेरिशेबल है तो नोटिस मैंडेटरी है। तीसरा आप बताओगे अगर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर रहे हो, इन स्पाइट ऑफ इन्फॉर्मिंग ही इज नॉट पेइंग, तो भी आप राइट ऑफ रीसेल एक्सरसाइज कर सकते हो। फोर्थ आप बताओगे अगर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया गया है, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट से आप पहले तो रीगेन करोगे पोजेशन। जब आप रीगेन करोगे पोजेशन, आप उसको दोबारा से इंफॉर्म करोगे कि अगर तूने टाइमली पेमेंट नहीं करी तो हम उसको रीसेल कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में फिर रीसेल किया जा सकता है। तो 4 मेन कंटेंट इसमें आएंगे, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा। फाइन, आगे चलते हैं 4 के बी पे। ए एंड बी पार्टनर्स हैं और फर्म का बिजनेस है ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक का, प्लास्टिक बॉटल्स। ए को अथॉरिटी दी गई है कि वो सेल करता है स्टॉक ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। डिसाइड ये किया गया था तो मिनिमम जिस मर्जी प्राइस पे सेल कर, वो मिनिमम प्राइस बताई गई थी, लेकिन अगर तो उससे भी नीचे जाएगा, लेस देन मिनिमम प्राइस, तो तेरे को पहले परमिशन बी की लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे। ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ध्यान देना, प्राइसेस प्लास्टिक की कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। इस लाइन ने सारी गेम चेंज कर दी है। टू सेव द लॉस ऑफ द फर्म, इसका मतलब उसने, ए ने स्टॉक बेच दिया लोअर प्राइस पे, इसका मतलब है ये एक्ट ऑफ इमरजेंसी है। और नियत भी क्या थी, उसने फर्म को लॉस से बचाना था। उसने बी को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो फॉरेन ट्रिप पे था, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया। बाद में बी आया, बी ने उसके प्रति केस फाइल किया कि तेरे को मैंने बोला था कि अगर तू मिनिमम प्राइस से नीचे बेचेगा तो तू मेरी परमिशन लेके बेचेगा। अब बताओ जी क्या होगा? यहां पे लग गया एक्ट ऑफ इमरजेंसी। एनी एक्ट डन बाय पार्टनर with an intention to save the firm from the loss is considered to be valid act. एक्ट ऑफ इमरजेंसी के केस में फर्म को इंडेमनीफाई करना पड़ता है। सेक्शन लग गया 13। सेक्शन 13 किसका सेक्शन है? राइट ऑफ पार्टनर टू बी इंडेमनीफाइड। 13 अगर सब सेक्शन में जाना है तो 13 का स्मॉल ही, राइट ऑफ पार्टनर टू बी इंडेमनीफाइड। It is a right of partner to be indemnified in respect of the payments made for firm in the ordinary course of business through act of emergency with an intention to save the firm from the loss. Therefore, if A sold the stock at the price lower than what was decided, in spite of not taking the permission of B, yet the transaction will be considered to be valid. Therefore, B उसको उसके प्रति स्यू नहीं कर सकता, बी उसको स्यू नहीं कर सकता, उसको लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है। ए के फेवर में फर्म बात करेगी, बी के फेवर में फर्म बात नहीं करेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ए। रामविलास यादव इज अ फार्मर। Anna Chips company approached him and entered in a contract to supply
100 quintals of potatoes which to be grown in the fields belonging to राम बिलास यादव। इसका मतलब है आप अप्रोच किया है विच टू बी ग्रोन, अभी उगे नहीं है, अभी उगने हैं, इसका मतलब फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स के प्रति एग्रीमेंट टू सेल होता है और एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर 4 क्लॉज 3 लग जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। आगे, अन्ना चिप्स कंपनी मेड द पेमेंट ऑफ द प्राइस बट डिलीवरी टू बी मेड आफ्टर 6 months बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब द होल क्रॉप ऑफ पोटेटोज वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड। यार एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी किसकी है? अन्ना चिप्स की नहीं, एक मिनट, नो, फार्मर की प्रॉपर्टी, फार्मर की है क्योंकि गुड्स अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुए, रामबिलास की है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू रामबिलास, ठीक है ना। आगे, तो अन्ना चिप्स कंपनी अपनी पेमेंट जो करी है वो वापस मांग रही है। अन्ना चिप्स डिमांडेड द पेमेंट ऑफ प्राइस विच इज ऑलरेडी मेड, मतलब दे आर आस्किंग फॉर रेस्टिट्यूशन। रामबिलास यादव मना कर रहा है कि मैं वापस नहीं पे करूंगा क्योंकि क्रॉप्स आपके हैं, हेंस क्रॉप का खर्चा अन्ना चिप्स कंपनी बेयर करे। आप बताओ जी, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप यहां पे बताओगे, मैं ये सारा यहां से रब कर रही हूं ताकि मेरे को जगह मिल जाए। आई होप आप पिछला क्वेश्चन नोट कर चुके हो। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूं। यहां पे सबसे पहले तो जो गुड्स हैं वो अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुए, मतलब वो फ्यूचर गुड्स है। फ्यूचर गुड्स के ऊपर 2 क्लॉज 6 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग गया, जो कि बताएगा फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। और उनके प्रति एग्रीमेंट टू सेल साइन हुआ है, जो कि आता है 4 क्लॉज 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। उसके प्रति एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। अब आप यहां पे बताओगे, जब एग्रीमेंट टू सेल होता है, प्रॉपर्टी बायर को अभी ट्रांसफर नहीं होती, रादर प्रॉपर्टी बायर को तब ट्रांसफर होगी व्हेन सर्टेन कंटिंजेंसी हैपेंस और द कंडीशन प्लेज हैव बीन फुलफिल्ड। तब तक जो प्रॉपर्टी है वो सेलर के रिस्क पे ही रहती है, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, यानी कि रिस्क पासेस विद ओनरशिप, यानी कि 26 लग गया साथ में, ठीक है। फ्यूचर गुड्स का 2(6) लग गया, एग्रीमेंट टू सेल का 4(3) लग गया, रिस्क पासेस विद ओनरशिप का सेक्शन कौन सा लग गया? 26। यहां पे आप बताओगे जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स है वो तभी ट्रांसफर होनी थी जब पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर हो जाते, असर्टन हो जाते। सिंस दे हैव नॉट बीन असर्टन, इसीलिए यहां पे आपको रेस्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। यहां पे यू हैव टू रिफंड। अब प्रॉब्लम इज, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस होता तो मैं रेस्टिट्यूशन में 64, 65 में से एक लगा देती, बट ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में रेस्टिट्यूशन वर्ड तो यूज कर सकते हैं, बट हम सेक्शन लिंक नहीं कर सकते। तो रेस्टिट्यूशन में हम बताएंगे कि हाँ, उसने जो प्राइस क्लेम करी है उसको वो रिफंड करना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैम क्या इसको फॉर्मेट में करने की जरूरत है? आंसर इज नहीं। वाई? बिकॉज इसमें 4 एक्सप्लेनेशन आ रही हैं, 2(6) की, 2 क्लॉज 6 की, 4 क्लॉज 3 की, 26 की, प्लस रेस्टिट्यूशन। तो जब आप ये चारों एज पर लॉ एक्सप्लेन कर लोगे, उसके बाद आप सिंपल एज पर केस लिखोगे और एज पर केस में आप मेंशन करोगे कि देयर वाज एन एग्रीमेंट टू सेल बिटवीन रामबिलास यादव एंड अन्ना चिप्स कंपनी टू डिलीवर potatoes which were not yet ascertained. Since the crop destroyed before the property could transfer from Ram Bilas to Anna Chips,
Therefore, risk stays with the owner, that is Ram Bilas. That is why he is meant to return the amount, ब्रैकेट में लिखोगे restitution, to whom? Answer is to Anna Chips. ठीक है जी. Moving on to the next question. Next question में वो बोल रहे हैं AOA इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का, उसमें क्लॉज था दैट अगर इंसॉल्वेंसी होती है किसी मेंबर की तो उसके जो शेयर्स हैं it will be sold to other person and at a price fixed by the directors. Okay. मिस्टर नीरज शेयर होल्डर है, वो इंसॉल्वेंट हुआ, उसके ऑफिशियल असाइनी इन इंसॉल्वेंसी क्लेम कि वो बाउंड नहीं है एओए की प्रोविजंस को लेके और वो किसी भी वैल्यू पे शेयर्स को बेच सकता है. आप बताओ क्या वो ठीक कर रहा है कि नहीं? आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दैट AOA इज इक्वल टू बाय लॉज ऑफ कंपनी. AOA बाय लॉज होते हैं कंपनी के. इट कंटेन्स, इट इज मेड टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी. Internal affairs of the company. This is equal to fundamental document of company. Fundamental document of company. ठीक है? Therefore, it is to be construed and followed strictly. और अगर नीरज एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का ऑफिशियल असाइनी एओए के बरखिलाफ जा रहा है, ऐसे कैसे चला जाएगा? फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, तो जो ऑफिशियल असाइनी है ही इज बाउंड बाय एओए. यू कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एओए. दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ का बी. मूविंग ऑन टू सिक्स्थ का ए. सिक्स का ए कहता है जी, एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड एग्रीमेंट. ठीक है जी. नॉर्मली हमने पढ़ा है अगर एक एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड हो, पहला पॉइंट. दूसरा, पार्टीज नियर रिलेशनशिप में है. ठीक है जी. तीसरा, उनके बीच में जो भी डिस्कशन हुई है दैट इज इन रिटन. फोर्थ, रिटन होने के बाद वो रजिस्टर्ड है. फिर चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो, वाया सेक्शन 25, वाया नडम पैक्टम, इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड. इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 6A के 2 पार्ट्स हैं और 5 टोटल है, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है. इससे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन उन्होंने सेकंड पार्ट पूछा है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. आप फिर से सेक्शन 25 दोगे, आप 25 में रेफर करोगे. इफ द पार्टी हु इज सपोज्ड टू पे गिव्स इट इन राइटिंग टू द रिस्पेक्टिव पर्सन that I will pay in spite the debt has been barred, then in spite there is no consideration reciprocately, it is without consideration, yet it is considered to be valid. एक ही पॉइंट है सेकंड वाले में कि वो रिटर्न में दे दे. ठीक है. आगे सिक्स्थ का बी पार्ट. शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस इन क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप. हमने बहुत क्लियरली ये बात पढ़ी है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, रादर ये इज इक्वल टू प्राइमा फेसी एविडेंस है. प्राइमा फेसी एविडेंस है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा ये प्राइमा फेसी एविडेंस है. जो लोग सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर्स हो. फिर आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी
जैसे कि मैनेजर को सैलरी ऑफ प्रॉफिट्स में से दे रहे हो, लोन की पेमेंट आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स के थ्रू करी, डिसीज पार्टनर के विडो या उसके चिल्ड्रन को आपने प्रॉफिट में से परसेंटेज दिया, तो इन वो जो एक लिस्ट दी हुई थी बुक में उसके थ्रू आप बताओगे कि इन लोगों के साथ हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बट ये पार्टनर्स नहीं बन जाएंगे। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा रादर द कंक्लूसिव और कार्डिनल एविडेंस ऑफ लॉ इज म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज वन पार्टनर is liable for the act of other partner and they act as an agent and principal and vice versa in all the cases। इस तरीके से आपका 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हुए, माइक की एलएलसी है, ओके, इनकॉर्पोरेटेड है सिंगापुर में, मतलब इज इक्वल टू फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी आता है 2 क्लॉज 42 में, लेकिन ऑफिस है पुणे इंडिया में, ठीक है जी। एनालाइज वेदर माइक एलएलसी वुड बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी। भाई सिंपल, अगर आप इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुए हो और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, जो कि उन्होंने लिखा है कि पुणे में ऑफिस है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, फिर चाहे आप बिजनेस इंडिया में थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में थ्रू असाइनी कर रहे हो, एजेंट कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, इट डजंट मैटर, इट कैन बी एनी अदर मैनर, बट व्हाट यू मेंट इज टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर ऐसा है तो हम उसको फॉरेन कंपनी कंसिडर करेंगे। सिंस अगर मैं माइक एलएलसी को देखूं तो वो मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। पहला, वो इनकॉर्पोरेट है इंडिया से बाहर, यस सिंगापुर में। दूसरा, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में, और जो कि है पुणे में। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद क्या मैं माइक एलएलसी को फॉरेन कंपनी बोलूंगी? आंसर इज यस, 2 क्लॉज 42 के अंडर। तो ये आपका पेपर जो कि बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत इजी था। दिस वाज द एमटीपी फॉर नवंबर 2023। आई होप इट वाज क्लियर। येट जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं और जो देखेंगे उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंस इट हैज बीन डिस्कस्ड, तो इस क्वेश्चन पेपर को आगे रख के डू इट योरसेल्फ एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू फिनिश इट विद इन 2 hours। Thank you guys. Stay safe, take care of your health and study well. Okay, bye bye.